सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा तक पढ़ लिया था। अभी हम चल रहे हैं उसके आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए, जब हम डेटा को कलेक्ट करके ले आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको स्टडी करने के लिए पहले उनको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ताकि उनकी स्टडी आसानी से हो सके। जैसे आप घर पे कोई सामान लेके आते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले उसको जचाते हैं ना, अलग अलग डब्बों में डालते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। वैसे ही हम जो डेटा लेके आए हैं हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम उसे बेटर यूज में ला सकें। तो क्या है सुनिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ए ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये याद रखिएगा, किस हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से करते हैं। मतलब एक जैसे जो चीजें उन सबको एक जगह कर देते हैं और अलग है उनको अलग कर देते हैं, राइट। एंड एफिनिटीज इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में या कैटेगरीज में बांटते हैं तो उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। इस पे एक एमसीक्यू आपकी बुक में भी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद एक डेफिनेशन और दे रखी है, उसमें भी यही बोला है कि क्लासिफिकेशन, क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, ओके। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा into a sequence or group according to their common characteristics or separating them into different but related part। ध्यान रखिएगा, ओके। डिफरेंट कैटेगरी में बांट रहे हैं पर है तो आपस में रिलेटेड। अगर वो आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो फिर तो उनको एक जगह रखने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट, ओके। तो इन दोनों में से एक एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन सा डेफिनेशन, मान लो कुछ और लाइनें दे देंगे, एक इन दोनों में से उठा के दे देंगे और बोलेंगे कौन सा सही है। तो इस तरीके का एक एमसीक्यू आपकी बुक में है भी और आपको ध्यान होना चाहिए, ओके। आगे लिखा है सर, क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं ना, उस क्लासिफिकेशन की कुछ खूबियां होती है। ऐसा नहीं कि मन चाहा जैसे क्लासिफाई कर दिया, नहीं, कुछ खूबियां होती है, उनके हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन अच्छा है, और उनके हिसाब से नहीं करेंगे तो क्लासिफिकेशन खराब है। तो सुनिए क्या है वो बेसिस। पहला, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, अच्छा क्लासिफिकेशन कब कहेंगे अब। तो सुनिए, पहला पॉइंट कह रहा है इट शुड बी एग्जॉस्टिव। आप जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कि इसमें सब कुछ आ चुका हो, ठीक है, ओके। इट शुड बी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि जिसके दो अर्थ निकल रहे हो, डबल मीनिंग निकल रहे हो और आपको समझने में दिक्कत आए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफाई कीजिए जिसको आसानी से समझा जा सके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए क्लासिफिकेशन, मतलब जो चीज को एक जगह डाल दिया फिर उसको दूसरी जगह नहीं लिखना है, वरना डुप्लीकेसी हो जाएगी, रिपीटेशन हो जाएगा कि एक ही चीज सब जगह आ गई, राइट। तो इसलिए इस हिसाब से करना है। इट शुड बी स्टेबल, ठीक है, तो जैसा क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं वो फिक्स, मतलब ऐसा हो कि चलता रहे लॉन्ग लाइफ तक, ठीक है। फ्लेक्सिबल, अगर उसमें कोई चेंज करने की नीड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। रिजिड नहीं होना चाहिए, नया आइटम ऐड करना है कर सकते हैं, पुराना हटाना है हटा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव द सुटेबिलिटी, जैसी आपकी नीड है उसके हिसाब से ये आपके काम आ जाए, ऐसा होना चाहिए। होमोजीनियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनियस का मतलब है एक समान या एक जैसा, ठीक है। इसका दूसरा जो अपोजिट होता है वो होता है हेट्रोजीनियस, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट शुड बी रिवेलिंग क्लासिफिकेशन। रिवेलिंग क्लासिफिकेशन का मतलब है कि क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आसानी से समझा जा सके कि किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इट शुड बी रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए, और एडुकेट, मतलब कि इनफ हो, समझने लायक हो, ठीक है। हद से ज्यादा क्लासिफाई भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, ओके।
तो अगर आपके क्लासिफिकेशन में ये सारी क्वालिटीज हैं तो आपने अच्छा क्लासिफिकेशन किया है, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके किए गए क्लासिफिकेशन में कुछ कमी है। ओके, आगे आ जाइए। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन, क्यों छांट रहे हैं डेटा को, अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं डेटा को, तो उसका फायदा क्या होगा वो देखिए। पहला, सर अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, डेटा क्या हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, समराइज हो जाता है, और अननेसेसरी डिटेल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो जो काम की चीजें उनको रख लिया जाता है, जो बेकार की चीजें उनको हटा दिया जाता है। आप एक चीज समझिए, आप किसी से कोई फॉर्म भरवाते हैं, हो सकता है उस फॉर्म में मेन काम की चीज जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ये आपके 2 काम का हो, बाकी चीजें काम की नहीं है, नेशनैलिटी इंडियन है, ये है, वो भरना होता है, पर हो सकता है वो काम की ना हो। तो जब क्लासिफिकेशन किया जाता है ना, तो काम की चीजें उठा ली जाती है और अननेसेसरी डिटेल को छोड़ दिया जाता है। ओके, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा, अगर क्लासिफिकेशन हो रखा है तो कंपैरिजन करना इजी रहेगा। इट हेल्प इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिलेशनशिप का एनालिसिस कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, एक वेरिएबल दूसरे से इफेक्ट होता है या नहीं है, ये सारी स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स, हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, हम जब बहुत सारे मीन, मोड, मीडियन या डेविएशंस वगैरह निकालते हैं, उन सब में भी ये क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। तो ये सारे फायदे हैं क्लासिफिकेशन करने के। ओके, डन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एमसीक्यू इस पे पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, पहली बात तो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किए गए हैं, तो आप बोलेंगे 4। तो पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इन चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, पर इन शॉर्ट इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या मीनिंग है। सबसे पहले आ रहा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है कि क्वांटिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन, जिसकी क्वांटिटी कम है वो अलग है, उससे ज्यादा वाला उससे ज्यादा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन आ रहा है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जब आप टाइम डिफरेंस के हिसाब से, डिफरेंस इन टाइम डिफरेंस के हिसाब से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। कई जगह पे टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल को सेम बोला गया है, और कई जगह पे टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल को हल्का सा डिफरेंट क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ओके, क्लियर है पॉइंट, डन। ऐसा एक एमसीक्यू भी है, इसको लेके एक एमसीक्यू भी है, और वो पढ़ाते टाइम पे भी मैंने बताया है कि टेम्पोरल में और क्रोनोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए स्पाशियल और जियोग्राफिकल। जब आप स्थान, जगह के हिसाब से क्लासिफिकेशन बदलते हैं तो उसे कहते हैं जियोग्राफिकल या स्पाशियल क्लासिफिकेशन। ओके, आपने कहा अर्बन में इतना, रूरल में इतना, शहर, इस शहर में इतना, इस शहर में इतना, तो वो फिर क्या हो जाता है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब आप किसी क्वालिटी, अब क्वालिटी को यहाँ पे एक नाम देते हैं एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट को हिंदी में बोलते हैं गुण। जब आप गुणों के हिसाब से, एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, ईमानदार, बेईमान, अब ये क्लासिफिकेशन है तो इसमें क्वांटिटी तो है ही नहीं ना, कितना ईमानदार कितना बेईमान, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, अब फूल का कलर, पीला कलर का अलग, पिंक कलर का अलग, रेड कलर का अलग, अब कितना पिंक, ऐसे तो है नहीं कुछ, तो उन सबको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, वो होते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के हिसाब से, टेम्पोरल टाइम डिफरेंस के हिसाब से, स्पाशियल और जियोग्राफिकल प्लेस और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट के हिसाब से। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
आगे आ जाइए सर। क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जैसे दो तरीके के क्लासिफिकेशन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वालिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन और मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देखो नाम से ही समझा देता हूँ, सिंपल या टू फोल्ड। सिंपल या टू फोल्ड कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस पेज के सिंपल फोल्ड कर दें, दो फोल्ड कर दें, तो मैं इसको टू फोल्ड बोल सकता हूँ ना भाई, टू फोल्ड बोल सकता हूँ ना, क्योंकि दो फोल्ड हुए हैं तो टू फोल्ड बोल सकता हूँ। और सिंपल फोल्ड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसमें एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, राइट, ओके। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड, ठीक है। क्योंकि एक के अंदर एक हो गया, पहले ये, फिर इसके अंदर चार, पहले है ना ऐसा हो गया एक, फिर इसके अंदर क्या है दो, फिर दो के अंदर क्या है चार, फिर चार के अंदर क्या है आठ, तो ये हो गया। तो इस तरीके से इसको कहते हैं मैनीफोल्ड, ठीक है। तो सिंपल और टू फोल्ड। अब सर इसमें डेटा का क्या लेना देना है, डेटा का है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बांटूं, समझ लीजिएगा, मैं सिर्फ ऐसे कहूं, ठीक है, मेल फीमेल बस, तो ये क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन है। या फिर कहें कि टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है। चलो इतना कहें, रिच और पुअर, सिर्फ अमीरी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, तो रिच और पुअर, तो ये भी सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम इसमें ऐसा कर दें कि रिच में मेल कितने और फीमेल कितने, पुअर में मेल कितने फीमेल कितने, ऐसा कर दें, तो ये हो गया मैनीफोल्ड, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन के सब क्लासिफिकेशन और है, तो ये हो गया मैनीफोल्ड, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, हिंदू में मेल कितने, फीमेल कितने, इसमें मेल कितने, फीमेल कितने, फिर फीमेल में से एम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने, ऐसे चलते जाएं अपन, बनाते जाएं, तो वो बन जाता है मैनीफोल्ड। वो क्या बन जाता है, मैनीफोल्ड, राइट। तो इफ डेटा आर क्लासिफाइड ओनली इनटू टू कैटेगरी, सिर्फ दो कैटेगरी में करें, ऑन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी के हिसाब से या एक गुण के हिसाब से सिर्फ दो कैटेगरी बनाए, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल या टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, ओके, ठीक है। आगे आ जाइए, मैनीफोल्ड। जब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट लेंगे तो ऑटोमेटिक मैनीफोल्ड हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया मेल फीमेल में भी बांटो और इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में भी बांटो, तो आपको बनाने ही पड़ेंगे कि मेल में एम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने, फीमेल में एम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने। चाहे ऐसा कर दो कि एम्प्लॉयड में मेल कितने, फीमेल कितने, अनएम्प्लॉयड में मेल कितने, फीमेल कितने, वो आप लिखने का तरीका आगे पीछे कर सकते हैं, पर मैनीफोल्ड तो होगा ही होगा। तो एक एट्रीब्यूट है तो टू फोल्ड, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो मैनीफोल्ड, ओके। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो हम डेटा ले आए, हमने डेटा क्लासिफाई कर लिया, अब उस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, मतलब लिखना है ढंग से। कैसे लिखें, किस वे में लिखें, तो सुनिए उसके क्या क्या वे हो सकते हैं। पहला वे है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में जैसे आप बोलेंगे एक गांव में 500 आदमी रहते हैं, उन 500 में से 400 पुरुष है और 100 महिलाएं हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। उन 400 पुरुषों में से इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने जवान हैं, महिलाओं में से इतने बच्चियां हैं, इतने जवान हैं, इतने बूढ़े हैं। तो इस तरीके से तो वो आप लिख रहे हैं कहानी के जैसे, ठीक है, कि तो एक गांव में इतने लोग हैं, ऐसे थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं, तो वो बन जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है, जैसे डेटा दिया हुआ है, एक क्लास में 100 लोग हैं, उसमें से 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। 60 लड़कों में से 40 लड़के पास हो गए, 20 लड़के फेल हो गए, 40 लड़कियों में से 30 लड़कियां पास हो गई, 10 लड़कियां फेल हो गई, ऐसे लिखा है लाइन से, तो इट बिकम्स टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। पैराग्राफ की मदद से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल, देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए आगे, क्यों, क्या फायदा है सर ऐसे लिखने से? देखो ऐसा लिखने का फायदा ये होता है कि ये आम आदमी के समझ में आ जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना बहुत ज्यादा, वो भी ऐसे पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ ये है। तो ये क्या है, सिंपलिसिटी है, और लेमैन मतलब कि आम आदमी के भी समझ में आ जाए, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है।
बहुत सिंपल सी बात। अब टेबल बना दिया आपने, अब टेबल तो कोई थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ढंग से वही समझ पाएगा, राइट? यस, आगे आ जाइए सर। दूसरा प्रेजेंटेशन, सेकंड जो प्रेजेंटेशन है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल में डालना है, ठीक है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, और इसको टेबुलेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसके फायदे, इसके नुकसान, और टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें से एक एमसीक्यू पक्का आएगा, 100% आएगा। तो देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। टेबल मीन्स of table are a means of recording in permanent form the analysis that is made through the classification and by placing juxtaposition things that are similar and should be compared। क्लासिफिकेशन के दौरान जो चीजें आपको सिमिलर लगी, एक जैसी लगी, मिलती जुलती लगी, और जिनको कंपैरिजन करने के लिए साथ में रखने की जरूरत है, तो उनको आप क्या करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म में डाल देते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना कि सर एक गांव में 500 लोग हैं, 400 मेल हैं, 100 फीमेल है, तो आप उसको ऐसे भी तो बना सकते हो ना, ऐसे बना दिया आपने, मेल फीमेल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। अब आपने बोला सर मेल टोटल है 400, उसमें से एम्प्लॉयड हैं कितने, 300, अनएम्प्लॉयड हैं 100, महिलाएं 100 है, उसमें से एम्प्लॉयड है 60, अनएम्प्लॉयड है 40। तो ये एक तरीके से क्या बन गई, टेबल बन गई। ये क्या बन गई, टेबल बन गई, राइट? ओके, चाहो तो आप इनको इधर ले सकते हैं कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है? फिर यहाँ 300 और 100 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, 60 और 40 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कई तरीके हो सकते हैं टेबल को बनाने में। अब टेबल बनाने से क्या होता है सर, टेबल बनाने से एक तो उसको समझना आसान हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये जो है ना टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ये थोड़ी देर तक तो समझ में आता है, पर बहुत सारा डेटा टेक्स्ट में लिख देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, टेबुलेशन ज्यादा ईजी रहता है। ओके, तो ये सारी डेफिनेशन दे रखी है, सारी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पर आपको पता होना चाहिए कि टेबुलेशन क्या होता है। आगे आइए, क्यों बनाते हैं हम टेबुलेशन, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू, कि टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। टेबुलेशन से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वो सिंपल हो जाता है, क्योंकि टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, ये भी टेबुलेशन से आसानी से समझ में आता है, क्योंकि जैसे इन्वेस्टिगेशन हमें करनी होगी वैसा ही डेटा का हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस कम घेरता है, आप ऐसे लिखोगे इतने लोग थे, इतना था, इतना था, इतना था, ये सारा डेटा इतनी सी टेबल में आ जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, स्पेस कम यूज करता है। थ्योरी लिखेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, राइट। फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन करना इसमें आसान हो जाता है, ठीक है। और डिटेक्ट एरर एंड ओमिशन इन डेटा, अगर कोई गड़बड़ है तो वो पकड़ में आती है, क्योंकि आप इधर से भी टोटल कर देते हैं, इधर से भी टोटल कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है, इससे आपकी जो गलती हुई होती है वो पकड़ में आ जाती है। ओके, यस, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, उनको याद कर लेंगे तो भी इनफ है। ओके, ठीक है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल के पार्ट देखो क्या होता है, मैं पहले एक टेबल बनाता हूं यहां पे, ठीक है। आपने टेबल देखी होगी, तो ऐसी कुछ टेबल होती है, तो यहां पे कुछ लिखे होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, यहां पे लिखा होता है 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से टेबल होती है। तो और ऐसी बहुत सारी टेबलें हो सकती है, ये एक टेबल है, एक दूसरी टेबल है, एक तीसरी टेबल है, एक क्लास 10th की है, एक क्लास 11th की है, एक क्लास 12th की है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है टेबल नंबर। टेबल नंबर है सर पहचान के लिए, कि सर ऐसी बहुत सारी टेबल है तो हम लिख देते हैं कि टेबल नंबर 1 है, ऐसी टेबल नंबर 2 होगी, टेबल नंबर 3 होगी, टेबल नंबर 4 होगी, तो इसलिए नंबरिंग कर दें तो पहचानना आसान हो जाएगा।
पर वो तभी जब बहुत सारी टेबल हो। एक ही टेबल है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स अगर स्टडी में है तो फिर नंबरिंग करना जरूरी होगा। जैसे आपने मैथ पढ़ी, तो मैथ्स पढ़ी आपने, तो वहां पे कई बार क्या होता है, बहुत सारे डायग्राम होते हैं ना, तो वो लिख देते हैं डायग्राम नंबर 1.1, 1.2, 1.3, जिससे पहचान आ जाए कि आप कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास टेबल बहुत सारी है तो हम उनके भी नंबर डाल देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे लॉक टेबल, एंटी लॉक टेबल, ठीक है, तो इनका नंबर भी डाल दो और इनका टाइटल भी डाल दो, क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग या टाइटल भी डाल दीजिए। तो दूसरा पॉइंट यही है हमारा, टाइटल ऑफ द टेबल। दूसरा क्या है, टाइटल ऑफ द टेबल। हर टेबल का एक टाइटल होना चाहिए। टाइटल का मतलब क्या है, पहचान, कि सर ये टेबल 1 है, ये तो नंबर है, किसकी है, सर ये लॉक टेबल है, ठीक है। या फिर टाइटल लिख दिया अपन ने कि सर ये 10th क्लास की है, 10th क्लास मार्क्स, ऐसा लिख दिया। अब 10th क्लास मार्क्स लिख दिया तो ये इसका क्या हो गया, टाइटल हो गया, 10th क्लास मार्क्स टेबल, 10th क्लास मार्क्स टेबल। ऐसे दूसरी 11th क्लास मार्क्स टेबल, तो ऐसे टाइटल लिख देते हैं ताकि इसकी पहचान हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है डेट, ठीक है। क्या है, डेट। डेटा शुड बी प्रेजेंटेड ऑन टेबल, शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन टेबल, इट इनेबल टू रिकलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टेबल प्रिपेयर्ड। हर टेबल की डेट डाल दीजिए। ये टेबल कब बनाई थी हमने, सर ये तो बनाई थी 20 जून 2023 को बनाई थी। दूसरी टेबल कब बनाई थी, 22 जून 2023 को। तो अगर टेबल आगे पीछे भी हो गई तो इस डेट से हम अरेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सी बनी, दूसरी कौन सी बनी, तीसरी कौन सी बनी, राइट। तो इसलिए डेट डालना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टब और रो डेजिग्नेशन। अब देखो रो क्या है, ये क्या है, ये रो है, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम्स है, राइट, ओके। तो ये जो 1 लिखा है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रो को डिस्क्राइब कर रहा है या कॉलम को डिस्क्राइब कर रहा है, बता सकते हैं। ये जो हमने 1 लिखा है 1 2 3 4 5, ये रो को डिस्क्राइब कर रहे हैं या कॉलम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रो को कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं स्टब। इनको क्या बोलते हैं, स्टब। और जो कॉलम को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको बोलते हैं कैप्शन। उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन, राइट। जैसे आप अपनी सेल्फी वेल्फी डालते हो, कोई फोटो वोटो डालते हो, तो कैप्शन लिखते हो ना ऊपर, जो डिस्क्राइब करता है कि नीचे क्या है, ठीक है। तो जो अपन किसी भी चीज के ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं कैप्शन, राइट। और जो साइड में लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टब। तो टेबल के साइड में जो इधर लिखा है 1 2 3 4 5 ये स्टब है, और जो ऊपर ABCD लिखा है, EF लिखा है, वो कैप्शन है, राइट। तो रो को डिटरमाइन करना या डिस्क्राइब करने वाला जो फैक्ट होता है उसे बोलते हैं स्टब। तो हर टेबल में स्टब होता है, ओके ओके। कैप्शन, कैप्शन मैंने बताया ना कॉलम को डिस्क्राइब करता है, तो कॉलम को समझाने के लिए क्या होते हैं, कैप्शंस होते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ टेबल, बॉडी ऑफ टेबल क्या होती है, ये देखिए बता देता हूं मैं आपको। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जिसमें हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ टेबल। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ टेबल, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल, इट कंटेन्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। ऐसा समझिए आप, जहां पे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अब स्टब में नहीं होगी, ठीक है, और कैप्शन में नहीं होगी, बीच में जहां पे जो मेन डेटा होगा दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ टेबल, राइट, ओके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, जब हम टाइटल लिखते हैं ना, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे मैथ वगैरह में, तो यहाँ लिख देते हैं फिगर इन थाउजेंड्स, ऐसा लिख देते हैं फिगर इन थाउजेंड्स, या फिगर इन रुपीज ऐसा लिख देते हैं, या फिगर इन लीटर। तो ये होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमने जो डेटा लिखा है वो रुपीज में है, वो लीटर में है, वो किलो में है, क्या है, तो उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये टाइटल के साथ में ही लिख दिया जाता है, अलोंग विद द टाइटल, टाइटल के साथ लिख देते हैं, ठीक है। सोर्स नोट, सोर्स नोट क्या है कि सर आपने एक टेबल बनाई, पर उस टेबल में जो डेटा लिखा है वो आया कहां से, उसकी जानकारी नहीं है। जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं बताते हैं तब तक आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं मानी जाती है। तो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में जब कोई चार्ट वगैरह दिखाते हैं तो नीचे लिखते हैं सोर्स, हमें ये कहाँ से मिला, तो वो लिखते हैं कि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार है, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट के हिसाब से है, तो वो होता है सोर्स नोट। तो सोर्स नोट में आपको ये बताना है कि उस जानकारी का सोर्स क्या है, वो जानकारी कहाँ से आई है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फुट नोट्स एंड रेफरेंसेज।
फुट नोट एंड रेफरेंसेस का मतलब नीचे अगर आपको बॉटम में, हमेशा कहाँ आता है बॉटम में, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना है कि सर देखिए ये चीज़ जाननी है तो फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा, या फिर इस चीज़ का मतलब ये है, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। तो ये देखिए एक टेबल बना रखी है, टेबल में आपको बोला टाइटल, ठीक है, ये हो गया कैप्शन, ये हो गया स्टब, और ये जो पूरा डेटा है ये हो गई बॉडी, ठीक है। सोर्स लिख देंगे कहाँ से आया और फुट नोट नीचे लगा देंगे किसी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका टेबुलेशन, और टेबुलेशन में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो वैसे क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, पर फिर भी देखिए, द टेबुलेशन मेथड इज यूजुअली, ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है, ये भी आपकी बुक में एक एमसीक्यू है, ठीक है। टेबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रिफर्ड टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब टेक्सचुअल से ज्यादा अच्छा किसको माना जाता है? टेबुलेशन को। और ये एज इट इज एमसीक्यू आपकी बुक में है, तो आपको पढ़ना है, समझ गए? ओके। क्यों? अब जब ये बता दिया कि टेक्सचुअल से ऊपर हम टेबुलेशन को लेते हैं, तो टेक्सचुअल की तो बात ही नहीं करेंगे, टेक्सचुअल की बात तो ऑलरेडी बता दी। तो ये जितनी भी जानकारी दे रखी है ये आपको टेबुलेशन की दे रखी है। कंफ्यूजन मत कर लेना कि सर ये डिफरेंस कैसे हुआ, डिफरेंस नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि टेबुलेशन बेस्ट है, तो फिर बाद में वो टेबुलेशन के बारे में ही बता रहे हैं कि सर इसमें रो और कॉलम होता है, इसलिए कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी आसानी से इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। और टेबुलेशन के बिना एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, और इट मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम अगर आपको बनाना है तो टेबल बनानी ही पड़ेगी, बिना टेबल बनाए डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है, राइट। और ये भी आपकी बुक में एक एमसीक्यू है एज इट इज, ठीक है, कि इट इज द मस्ट फॉर डायग्राम प्रेजेंटेशन, ट्रू और फॉल्स? तो आप कहेंगे ट्रू, यस ट्रू फॉल्स में है, ये एमसीक्यू नहीं है, आई थिंक ट्रू फॉल्स में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक बता दीजिए कोई दिक्कत है तो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।